नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का सुबह की संविधान की इस अमृत कथा में। और आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग जिसके माध्यम से लोग आईएएस और पीसीएस बनते हैं, यानी जिसके माध्यम से लोग एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी बनते हैं, वो बनाने वाली संस्थाएं क्या हैं, उनके बारे में संविधान में क्या प्रावधान है, उनको क्या शक्तियां मिली हुई हैं, उसकी बात करेंगे संविधान में। अर्थात आज हम बात करेंगे संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो सेवाएं क्या होती हैं, और उन सेवाओं को संचालित करने वाले, कंडक्ट करने वाले संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग क्या होते हैं, उसके विषय में क्या क्या प्रबंध हैं। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत तेज़ी से आप लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं सभी लोगों के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जल्दी से। पद्मेश लोधी जी, मनीष लोधी राजपूत, संदीप लोधी, अंजलि राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत, पूरन सिंह पटेल, संतोष राजपूत, कल्याण सिंह, शिवम कुमार राजपूत, श्याम लोधा, आरबीएस लोधी, पद्मेश जी, नरेंद्र वर्मा, जेपी हिंदुस्तानी, अनीश कुमार, उदय सिंह लोधी, सुनील सिंह जी, नीरज राजपूत, ओम शिव वर्मा, चंद्र प्रताप सिंह, श्याम लोधा, मंजू दयाल, अवध सिंह लोधी, लोधी शैलेंद्र राजपूत, शिव मोहन सिंह लोधी, चंद्र प्रताप सिंह, इंजीनियर राम कुमार लोधी लोधी, गजेंद्र राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, अवध सिंह वर्मा लोधी, नरेश बाबू लोधी, अभिनव रतन लोधी, डॉक्टर मोनू राजपूत लोधी, गुरदुन सिंह राजपूत, शिवम राजपूत, ओमकार लोधी, संतोष राजपूत, पुरुषोत्तम राजपूत अटगांव। तो स्वागत है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है। और शिव सिंह राजपूत, जेपी हिंदुस्तानी, नमस्कार। लोधी पुष्पेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग। नीटू, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह जी, गुड मॉर्निंग। लोधी उर्वेंद्र, गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र राजपूत, संजय लोधी, लोधी अमित सिंह राजपूत, गौरव लोधी, लोधी लाला भैया सिंह, सुप्रभात। लोधी लाला भैया सिंह, लोधी अनूप कुमार वर्मा। सो चलिए, बाकी सब लोग जुड़ते रहेंगे। और संजय लोधी, गुड मॉर्निंग। विनय लोधी, अयोध्या उत्तर प्रदेश, स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें। ओम प्रकाश सिंगरौल, गुड मॉर्निंग। लोधी राकेश राजपूत, सुप्रभात। अभिनव रतन, लोधी अनुराग राजपूत। अनुराग, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो भाई, कहाँ हो तुम? मिथुन राजपूत, राज राजपूत, दुष्यंत लोधी, रवि लोधी, महेंद्र पाल राजपूत, गुड मॉर्निंग महेंद्र पाल जी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण और जानना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग यही प्रयास करते हैं कि अधिकांश जो बच्चे हैं वो तैयारी करें बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की। और विशाल राजपूत हमारे बीच में, एक मिनट, विशाल राजपूत, राज राजपूत, लोधी अमित सिंह राजपूत, संदीप राजपूत चरखारी से, सुजीत सरवरिया, संजय लिल्हारे, संदीप लोधी, करण लोधी, यश प्रताप सिंह, शिखा त्रिपाठी, सुशील लोधी, हिमांशु लोधी, दिगंबर दयाल, कृष्णा राजपूत, सुशील लोधी, जीतू राजपूत, हिमांशु लोधी, कृष्णा राजपूत, गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र कुमार राजपूत, नरेंद्र सिंह राजपूत, ऋषभ राजपूत, राम किशन राजपूत, श्रीमती कल्पना राजपूत, अनिल कुमार लोधी, अवधेश राजपूत, पूरन वर्मा, चंद्रेश लोधा, जीतेश कुमार राजपूत, रामदेवी राजपूत, गुड मॉर्निंग। यश प्रताप सिंह, गुड मॉर्निंग। जेपी, जब अलीगढ़ आऊँगा तो बताऊँगा। सौमेंद्र लोधी, अमित राजपूत, हेमलता लोधी, राकेश पांडे। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी के लिए। डॉक्टर नारायण पटेल, मुनीश राजपूत, पीटीआई कासगंज से, सुरजीत सिंह, राकेश राजपूत, सुशील कुमार, राम लखन राजपूत। तो अब तो आप जुड़ते चले जाएंगे और लगभग काफ़ी संख्या में आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा जुड़ने में। लोधी राजेश कुमार लोध, धर्मेंद्र राजपूत, और लोधी गिरदेंद्र राजपूत, लोधी कन्हैया राजपूत, आकाश सिंह राजपूत, राजेश लोधी, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, अवधेश कुमार निषाद राजपूत, अंकित सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री,
हरिचरण फौजी जी आज समय से आ गए हैं। नमस्कार फौजी जी, स्वामी जी अमर रहें। कैसे हैं आप? आर के राजपूत, इंजीनियर शैलेंद्र राजपूत, शीलेंद्र लोधी राजपूत, राजेश राजपूत, शीलेंद्र का कल कोई एक क्वेश्चन भी था, राजपूत राहुल, डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत, चलिए आयुष्मान लोधी, अरुण कुमार राजपूत, भूपेंद्र सिंह लोधी। उससे पहले हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करेंगे, उससे पहले एक विचार की हम बात करेंगे। और आज का विचार हमने लिया है भारत के महान गद्य साहित्यकार महान गद्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा। 19वीं शताब्दी में बहुत अच्छा साहित्य का उन्होंने लेखन किया, खास करके गोदान, गबन, पूष आषाढ़ की या क्या था कि एक रात, पूष की एक रात, बहुत सारी आपने उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास सुने होंगे। मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने आम जनमानस जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, लालाओं से बनियाओं से जो प्रताड़ित लोग थे या जमींदारों से जो प्रताड़ित लोग थे, उनके विषयों को उठाया। वो मुंशी प्रेमचंद जो आम जनता के मुद्दे उठाते थे उस पर उन्होंने लिखा, और भारत में शायद गद्य साहित्य में उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। जो मुंशी प्रेमचंद की प्रतिभा थी, जो उन्होंने लिखा, उस स्तर का गद्य लेखन अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखक कहे जा सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मुंशी प्रेमचंद को ना पढ़ा हो सकता है 6ठी क्लास में कोई चैप्टर हो सकता है 7वीं में हो सकता है 8वीं में हो, 9th में, 10th में हो सकता है, 11th 12th में हो सकता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का कोई ना कोई निबंध, कोई ना कोई गद्य, कोई ना कोई उपन्यास, कोई ना कोई कहानी हम लोगों ने हमेशा पढ़ी होगी। और वो जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, उन ऐसे लोगों को वो उनका विषय उठाते थे। और ख़ास करके जो उस समय क्योंकि आज़ादी का दौर था, ये उस ज़माने में आम जनता के मुद्दे उठाना बहुत हर किसी के बस की बात नहीं थी। और उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे मुंशी प्रेमचंद। हालांकि उन्होंने हिंदी में बहुत सारी चीज़ें लिखी, उर्दू में भी लिखते थे, उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे। तो आज उनके विचार के साथ हम अपनी परिचर्चा आरंभ करेंगे। और आप लोग मुंशी प्रेमचंद का, अगर मैं थोड़ा सा आपको वो बताऊं, जीवन परिचय, क्योंकि हमारा शिक्षा के सेशन का एक बड़ा लाभ ये भी होता है कि हम बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में जानें। कभी कभी हम लोग ऐसी चर्चा करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि हम इस सब चीज़ों के बारे में जानें। चलिए, थैंक यू। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था, वाराणसी के लम्ही नामक स्थान पर। वाराणसी जो उस समय ज़िला है, जिसको हम लोग बनारस भी कहते हैं, या उसका एक नाम काशी भी है। जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 तक ये जीवित रहे। कुल मिलाकर के 56 साल तक की उम्र में 56 साल तक ये जीवित रहे, और हिंदी और उर्दू के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, और 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में उन्हें हिंदी के सबसे बड़े लेखक के रूप में जाना जाता है, और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें गोदान है, गबन है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। कहानियों में भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, सोजे वतन, और इस तरीके से अंधेरे, अनाथ की लड़की, अपनी करनी, अमृत, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद ने। तो कभी कभी सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं या दूसरे कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी लेते हैं साहित्यकारों के बारे में भी,
और कई लोगों के बारे में भी कि इनकी जो रचनाएं हैं या ये किस काल के हैं, किस युग के हैं और इनका क्या योगदान है। तो चलिए अब और हम लोग अब प्रारंभ करेंगे संघ और राज्य के अधीन अपनी सेवाएं। क्लियर। सो भाग 14 संविधान का भाग 14, आज की जो हमारी अमृत कथा है उसमें हम अध्याय 14 भाग 14 की बात कर रहे हैं। अध्याय नहीं मतलब पार्ट 14 की बात करेंगे और भाग 14 में हम करेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। चैप्टर 1 सर्विसेज, सेवाएं। क्या क्या सेवाएं हैं? सबसे पहले है आर्टिकल 308। आपको याद होगा हम लोग कल आर्टिकल 308 की बात कर चुके थे। कल हम लोगों ने संविधान का अनुच्छेद 307 तक हमने बात की थी और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 308 से, संविधान के अनुच्छेद 308 से। तो 308 क्या कहता है? 308 में इंटरप्रिटेशन है। जो सेवाएं होंगी उन सेवाओं की व्याख्या क्या है। व्याख्या के लिए हिंदी में जो पर्टिकुलर शब्द प्रयोग होता है वो होता है निर्वचन। निर्वाचन अलग है, निर्वाचन होता है चुनाव और होता है निर्वचन। निर्वचन का मतलब किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना, किसी की व्याख्या करना, उसको बोलते हैं निर्वचन। तो हिंदी में एक बहुत मानक शब्द का प्रयोग होता है इंटरप्रिटेशन के लिए, निर्वचन। तो आर्टिकल 308 में क्या है वही दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन क्या है। उसमें लिखा है इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो, राज्य पद का अंतर्गत बीच में दे रखा है जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, बाकी सारे राज्य हैं। तो एक तरीके से आर्टिकल 308 किसके बारे में है? राज्य के बारे में। क्लियर कि राज्य क्या होगा। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त हो गया है और वो संघ शासित प्रदेश बन गया है तो वो प्रोविजन यहाँ से अब अमेंड हो जाएगा। वो इससे जहाँ पर जो प्रावधान था उस प्रावधान में वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं आर्टिकल 309। अगर कहीं भी किसी को दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, तो मैं उसका इंग्लिश वर्जन भी आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा। आर्टिकल 309 है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। यानी जो लोग संघ की सेवा में कार्य करेंगे और जो लोग राज्य की सेवा में कार्य करेंगे, ऐसे लोगों की भर्ती कैसे होगी और उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी। जैसे संघ की सेवा में जो कार्य करेंगे IAS, IPS, IRS, इनकी भर्ती क्या होगी, इनकी सेवा की शर्तें क्या होगी। और जो राज्य की सेवाएं होती हैं जिसमें SDM, DSP, BSA, तहसीलदार, इन लोगों की भर्ती कैसे होगी और उनकी सेवाएं की शर्तें क्या होगी, इसके बारे में विवरण है। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और द स्टेट। यानी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यूनियन को सर्व करें और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्टेट में अपनी सेवाएं दें, स्टेट सर्विस के माध्यम से। उसके बारे में प्रावधान है आर्टिकल 309। क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत आता है। पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। सो आप लोगों ने इन सारे प्रोविजन में, जैसे कल का जो सेशन था वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसमें कई चीज़ें अगर आपको नहीं भी आती है तो चलेगा, लेकिन जो आज का सेशन है इसमें से बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, कई बार वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो हमें बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, यानी IAS की जो भर्ती करता है वो कमीशन क्या है, SDM की जो भर्ती करता है वो आयोग क्या है, कि क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके पास, क्या क्या शर्तें हैं उसके पास। क्लियर। सो वो आप सब लोगों को आना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी संविधान में जो प्रोविजन है उसके अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती और नियुक्ति की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। तो संसद संघ के लिए और विधानमंडल राज्यों के लिए कोई भी नियम और कानून बना सकते हैं लोक सेवा के भर्ती के लिए। तो जो भर्तियां होती हैं लोक सेवा की, इसको आमतौर पे हम लोग लोक सेवाएं कहते हैं, पब्लिक सर्विसेज। अगर केंद्र की है तो उसका नाम होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और अगर किसी राज्य की है तो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट। जो भी राज्य का नाम होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। जैसे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन,
उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हो जाएगा राज्यों के लिए। लेकिन लगभग शर्तें सबके लिए एक ही जैसी हैं, उनके लिए शर्तें एक जैसी हैं। संघ के लिए संसद रेगुलेट करेगा और राज्यों के लिए वहाँ की विधानमंडल उसको नियम बना सकती है, रेगुलेट कर सकती है। क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 310। तो संविधान का अनुच्छेद 310 ये कहता है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि क्या होगी। जो व्यक्ति संघ की सेवा में जाते हैं, सीधा मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये लोग, इनकी पदावधि क्या होगी। राज्य की सेवा में जाने वाले एसडीएम इत्यादि की पदावधि क्या होगी। तो इसके बारे में प्रावधान यह है कि संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा सेवा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। क्लियर। और अगर राज्य की सेवा में है तो राज्यपाल के प्रसाद पद अपना धारण करेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो इन सेवाओं में जाते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और जो स्टेट में एसडीएम, डीएसपी इत्यादि होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राज्यपाल। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करेंगे राज्य में। और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो अधिकारी चुने जाते हैं, जो सिविल सेवक चुने जाते हैं, वो अपना पद धारण करेंगे कब तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्लियर। ये प्रोविजन है आर्टिकल 310 में। आगे क्या दे रखा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यथास्थिति अगर कोई लोक सेवक अगर चाहे तो संघ लोक सेवा का अगर वो सिविल सेवक है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके, और यदि राज्य सेवा का है तो राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी अपनी सेवा से वो अपने आप को मुक्त कर सकता है। आगे देखते हैं संघ के आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। और 311 क्या है, बेसिकली जो लोक सेवक है उन लोक सेवकों को एक सुरक्षा मिली हुई है। जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस लेवल के हों चाहे पीसीएस लेवल के हों, उनको एक प्रोटेक्शन है संविधान के अनुच्छेद 311 में। क्या प्रोटेक्शन है उसकी हम बात करते हैं कि कौन सा उनको एक सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा ये है कि पहला उसमें प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 311 में कि किसी भी संघ सिविल सेवा के अधिकारी को अपना जिसका वो पद धारण करता है, जिस प्राधिकारी ने उसकी नियुक्ति की है, उससे नीचे के प्राधिकारी द्वारा उसको पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी किसी अधिकारी को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से नीचे वाले किसी अधिकारी के द्वारा उसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो एक तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन ये है। क्लियर। दूसरा क्या है, किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात, यानी अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा है हटाने का, तो उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद ही उसको उसके पद से हटाया जाएगा। तो जो लोक सेवक हैं संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या राज्य लोक सेवा के माध्यम से जो चुने जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 311 में दे रखा है। उनके लिए प्रोटेक्शन, उनके लिए सुरक्षा, कि जिसने नियुक्त किया है उससे निम्न स्तर के अधिकारी के द्वारा उनको नहीं हटाया जा सकता। और दूसरा, उनको विधिवत पूरी जांच करने के बाद ही हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आईएएस को या आईएएस या आईपीएस, आईआरएस को यूँ निकाल दे सर्विस से, या कोई व्यक्ति किसी पीसीएस अधिकारी को ही निकाल दे। नहीं, जो जिसने अपॉइंट किया है उससे निचले स्तर के व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता उसको। दूसरा, पूरी जांच होगी और जांच के बाद ही उसको उसके पद से हटाया जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन है एक तरीके से। अब आता है आर्टिकल 312, संविधान का अनुच्छेद 312। 312 एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और आपको याद होगा जब हम पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि राज्यसभा के पास कुछ दो विशेष आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल हमने कहा था कि आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, उसमें हमने ये बताया था कि राज्यसभा के पास राज्यों के विषय में कुछ ऐसे प्रावधान थे, अगर राज्य चाहें तो उसके विषय में वो विशेष प्रावधान कानून बनवा सकते हैं। कौन? राज्यसभा।
और जो 312 है आर्टिकल 312 वो भी राज्यसभा को एक विशेष शक्ति देता है। तो दो आर्टिकल इस चर्चा के बाद भी आप देख लेना इंटरनेट पे कि दो आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्तियां देते हैं, विशेषाधिकार। कौन कौन से दो आर्टिकल हैं? एक आर्टिकल है आपका 249, मैंने चर्चा पहले की हुई थी आपको, शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा। और ये इसलिए क्योंकि आर्टिकल 249 से कई बार क्वेश्चन आईएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए हमने कहा था कि ये आप याद रखना आर्टिकल 249 में कि आपने देखा होगा कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है और संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार के पास है। लेकिन अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से कोई प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ये शक्ति राज्यसभा को मिली हुई है। यही सेम शक्ति राज्यसभा को आर्टिकल 312 में भी मिली हुई है, आर्टिकल 312। तो 312 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और वो है अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आर्टिकल 312 ये कहता है कि राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, अगर अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है कि देश के हित में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना आवश्यक है, मोर की आवाज आ रही थी इसलिए मैंने कहा सुन लीजिए आप लोग। तो यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्र के हित में, देश के हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने की आवश्यकता है, तो ऐसी नई अखिल भारतीय सेवा सृजित की जा सकती है। भारत में वर्तमान में 2 तरह की सिविल सेवाएं हैं, एक को कहते हैं केंद्रीय सेवाएं और एक को हम बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। दोनों को मिलाकर के सिविल सेवाएं कहा जाता है। जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो 3 सेवाएं हैं इनको हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा, ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। बाकी सारी सेवाएं केंद्रीय सेवाएं हैं और इन दोनों को मिलाकर के सिविल सेवा कहा जाता है। और राज्यसभा को आर्टिकल 312 में ये शक्ति है कि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कोई संकल्प प्रस्ताव पारित कर देती है तो उस संकल्प प्रस्ताव पारित करने के बाद किसी नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया जा सकता है, नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है। डॉक्टर शुभेंद्र कुमार ने जो लिखा है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रयोग नहीं होता है। आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, जिससे हम भारतीय विदेश सेवा कहते हैं, जिसमें बाहर जाकर के लोग भारत के दूतावास में अधिकारी नियुक्त होते हैं और प्रमोट होते होते वो एम्बेसडर बन जाते हैं। तो आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा है, उसके लिए होता है IFSMOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो भारतीय वन सेवा के लिए IFOS होता है और जो भारतीय विदेश सेवा है उसके लिए IFS होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। और इंडियन फॉरेन सर्विस अखिल भारतीय सेवा नहीं है, वो सेंट्रल सर्विसेज है, केंद्रीय सेवा है। जबकि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, जो भारतीय वन सेवा है, वो भारतीय वन सेवा क्या है? अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं कि संसद को, राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है। और भारतीय वन सेवा की शुरुआत 1966 में हुई है। जैसे सुजीत सरवरिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, IFSMOS, इसको बोलते हैं भारतीय वन सेवा। और भारतीय वन सेवा की शुरुआत 1966 में हुई है, जबकि ये जो बाकी सेवाएं ये सब पहले से चली आ रही हैं, IAS, IPS, IRS, IFS, ये पहले से ही चली आ रही हैं। भारतीय वन सेवा 1966 में आरंभ हुई है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 312 के बाद हम बढ़ेंगे आर्टिकल 312 के बाद 313, आर्टिकल 313। तो
तो आर्टिकल 313 क्या कहता है, उसमें एक प्रावधान है संक्रमणकालीन प्रावधान, ट्रांजिशनल। संक्रमण के लिए हमेशा शब्द प्रयोग होता है इंग्लिश में ट्रांजिशनल। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्ड सुना होगा संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन का मतलब क्या होता है, जब हम एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जब एंट्री करते हैं, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में एंट्री करते हैं, तो जो बीच का समय होता है उसको बोलते हैं संक्रमणकालीन समय, ट्रांजिशनल फेज। जैसे एक सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आ रही है, तो जो बीच का समय वो ट्रांजिशनल फेज है। भारत का संविधान लागू होने वाला है भारत में, उससे पहले ब्रिटिश जो है चीज़ें चल रही हैं, ब्रिटिश की चल रही हैं। तो संविधान जब लागू होने के समय जो प्रावधान होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल पीरियड। तो आपको पता होगा कि भारत में जब संविधान लागू हुआ उससे पहले ब्रिटिश रूल चलते थे। तो आर्टिकल 313 ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो चीज़ें चली आ रही थी वो तब तक चलती रहेंगी जब तक कि संविधान में उसका उपबंध करके उसके लिए प्रावधान ना कर दिया गया हो। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश काल में, क्योंकि ये कलेक्टर इत्यादि की पोस्ट तो अंग्रेजों के समय भी होती थी, ये सब चली आ रही थी। अब संविधान में उसके लिए प्रावधान किए गए कि भाई ये उपबंध रहेंगे, इसके अनुसार ये सारे काम होंगे। तो जब तक संविधान में उसके लिए लिख नहीं दिया गया तब तक वो चीज़ें जो ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही थी वो चलती रहेंगी, और तब तक चलती रहेंगी जब तक कि संविधान में उसके लिए अलग से कोई प्रावधान ना कर दिए जाएं। क्लियर? जब तक कि उसमें प्रावधान ना कर दिए जाएं। योगेश कुमार ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा में क्या अंतर होता है। जो सारी सेवाएं होती हैं वो सारी सेवाओं को हम भारतीय सिविल सेवा कहते हैं। सिविल सेवाओं के दो संवर्ग होते हैं, एक होता है अखिल भारतीय सेवाएं और एक होता है केंद्रीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती हैं। ये कैडर बेस्ड सर्विस होती हैं। जो राज्य आपको अलॉट होगा आप उसी राज्य में सेवा कर सकते हैं। डेपुटेशन पर जाकर के आप भले ही केंद्र सरकार या किसी राज्य में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। लेकिन जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं जैसे IFS, IPS, IRS, IRTS, इस सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो कहीं भी पूरे देश में नियुक्त होते हैं। वो केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधिकारी होते हैं, वो हमेशा केंद्र सरकार के अधीन ही रहेंगे। लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी है वो सिलेक्शन के बाद राज्य सेवा के अधीन चले जाते हैं, यानी किसी राज्य के अधीन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उसको मध्य प्रदेश कैडर का अगर उसको IAS मिल गया तो फिर उसकी सेवाएं मुख्यमंत्री के अधीन हो जाती हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री के अधीन वो कार्य करते हैं। लेकिन जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं वो सीधे केवल केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। ये केंद्रीय सेवाओं में और अखिल भारतीय सेवाओं में अंतर है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। बेसिक सा अंतर है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं वो भी बाद में डेप्यूटेशन इत्यादि पे भारत सरकार के अधीन आके काम कर सकते हैं। क्लियर? आगे हम आते हैं आर्टिकल 314, आर्टिकल 314। तो संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 314 को हटा दिया गया है। आर्टिकल 314 में अब कुछ नहीं है। ये क्या है? ये निरसित है, इसमें अब कोई प्रोविजन नहीं है। इसमें था क्या, बेसिकली कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध, कुछ सेवाओं के जो अधिकारी थे उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए उसके बारे में कोई प्रावधान रहे होंगे। लेकिन 1972 में 1972 में 28वां संविधान संशोधन आया और इसको हटा दिया। अब इस आर्टिकल 314 में कोई प्रावधान नहीं है। 314 में आर्टिकल में अब कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अभी तक हमने 308 देखा, 309 देखा, 310 देखा, 311 देखा, 312 देखा, 313 देखा। 312 आप लोग हमेशा याद रखना, 312 आर्टिकल को आप हमेशा याद रखना। अलका वर्मा ने कहा है कि IAS का ट्रांसफ़र कौन करता है। अगर IAS राज्य में अपनी सेवाएं दे रहा है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश कैडर में कोई IAS है तो उसका ट्रांसफ़र मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं और आगे आते हैं अध्याय 2 इसी में आर्टिकल 315। तो जैसे मैंने कहा था कि आर्टिकल 311 बहुत इंपॉर्टेंट है, 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आर्टिकल 315 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 315 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 315 आर्टिकल 315 है
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये जिन्होंने कभी पीसीएस आईएएस की एग्जाम दिए होंगे, तो वो जानते होंगे कि जो वैकेंसी आती हैं आईएएस की, आईपीएस की, आईआरएस की, वो आती है यूपीएससी, यानी संघ लोक सेवा आयोग जारी करता है कि भाई हम भर्ती करेंगे। उसी तरीके से जब राज्य में हम अप्लाई करते हैं एसडीएम के लिए, पीसीएस-जे के लिए, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हम राज्य लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ एनी स्टेट, उसमें जाकर के वो भर्ती निकालता है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से जो निकलता है लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, मध्य प्रदेश का अपना लोक सेवा आयोग है, हर राज्य का अपना अपना लोक सेवा आयोग होता है। क्लियर? तो ये जो लोक सेवा आयोग होते हैं अलग अलग राज्यों में, वो क्या होते हैं, और जो पूरे देश के लिए केंद्रीय सेवाओं के लिए, सिविल सेवाओं के लिए है जो संघ लोक सेवा आयोग, वो लोक सेवा आयोग क्या होता है। सुजीत सरवरिया का क्वेश्चन है कि यूपीएससी के सिविल सर्विस के एग्जाम के द्वारा ही इंडियन फॉरेन सर्विस का सिलेक्शन होता है। यस, बिल्कुल सेम, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब एक ही सर्विस से सेलेक्ट होते हैं। अपनी अपनी रैंक और अपनी अपनी चॉइस के अनुसार लोग अपनी अपनी सर्विस में चले जाते हैं। सारी सर्विस संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा ही होती है। सारी सर्विस की भर्ती सेम, सब कुछ सेम, परीक्षा सेम, पैटर्न सेम, एग्जाम सेम, इंटरव्यू सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जो सारे लोग हैं वो सेम, आईएएस का वही प्री का एग्जाम सबके लिए सेम होता है। सभी लोग मुख्य परीक्षा सेम देते हैं, सब लोग सेम इंटरव्यू देते हैं। बस किसी के नंबर ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा होने पर, रैंक ऊपर नीचे होने पर सर्विसेज अलग अलग हो जाती हैं, या कभी कभी चॉइस के अनुसार कि भाई मुझे विदेश सेवा में जाना है, मुझे पुलिस सेवा में नहीं जाना, तो चॉइस के अनुसार और रैंक के अनुसार वो सर्विसेज डिवाइड हो जाती है। बाकी होता सब कुछ सेम है। क्लियर? आगे हम आते हैं और आर्टिकल 315 केसिंग आईएफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी, इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा है, उसको भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, लेकिन उसकी परीक्षा अलग होती है। वो परीक्षा सिविल सेवा में, जो फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सिविल सेवा नहीं कहा जाता। भारतीय वन सेवा अलग है, वो ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन वो भारत की सिविल सेवा नहीं है, और उसकी परीक्षा सिविल सेवा के साथ नहीं होती है, उसकी परीक्षा अलग से निकलती है। क्लियर? हम आते हैं आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 कहता है, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ मतलब भारत सरकार के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और प्रत्येक राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। क्लियर? इसमें एक और पॉइंट आगे दिया है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कहता है 2 या अधिक राज्य यह करार कर सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो। यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों ने विधानमंडल के सदनों द्वारा पारित कर दिया है, तो संसद उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकेगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, जो केंद्रीय सेवाओं और भारतीय सिविल सेवाओं की भर्ती करेगा। राज्यों के लिए अलग से एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। संविधान में ये प्रावधान है। लेकिन यदि 2 राज्य इस बात पर सहमत हैं कि भाई हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, इससे खर्चा बढ़ेगा, हम ये चाहते हैं कि हमारा दोनों राज्यों का या हमारे 3 राज्यों का मिलकर केवल एक ही लोक सेवा आयोग हो, तो उसको बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट कमीशन। और उस जॉइंट कमीशन को अगर बनवाना चाहते हैं वो राज्य, तो दोनों राज्यों की विधानसभाएं अपना प्रस्ताव पारित करके भेजेंगी संसद को, और संसद फिर उन दोनों राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग बना सकती है कि भैया ये तुम दोनों का है, तुम दोनों राज्यों का लोक सेवा आयोग है जो तुम्हारी भर्ती परीक्षा इत्यादि करेगा। उसको बोलते हैं जॉइंट कमीशन या संयुक्त आयोग। ये है आर्टिकल 315 का 2। ठीक है, ये मेन चीजें हैं आर्टिकल 315 में। डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा जी का सवाल ये है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के यह कुछ विशेष विषय के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। यस, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसमें केवल कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़े हुए लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आई थिंक साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें, और उसके अलावा
शायद ज्योग्राफी वगैरह के लोग हैं, उसमें सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फॉरेस्ट सर्विस में सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एमए हिस्ट्री वाला, बीए वाला नहीं कर सकता। उसमें साइंस और प्लस जो ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट है, केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, देखिए एक्चुअली मैं आपको आगे चर्चा करने वाला था, आप लोगों ने बीच में ही क्वेश्चन उठा दिया। जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी है, हम लोग यूपीएससी में अभी चर्चा कर रहे हैं सिविल सेवाओं के बारे में, क्योंकि हमारा जो प्रोविजन है सिविल सेवाओं के बारे में है। बाकी जैसे यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, वो सिविल सेवा की परीक्षा लेता है, इंडियन सिविल सर्विस की। तो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में कौन कौन है? जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इस तरह की बहुत सारी सेवाएं जिनको कहा जाता है भारतीय सिविल सेवाएं। एक तो ये परीक्षा लेता है, ये सबसे टॉप की चीज़ होती है यूपीएससी की। उसके बाद वो इंडियन फॉरेन सर्विस की परीक्षा लेता है, जिसमें फॉरेस्ट सर्विस की, जिसमें केवल कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले, साइंस वाले या ज्योग्राफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी कंडक्ट करता है। जो इंजीनियर होते हैं, वो इंजीनियरों के लिए एक सेवा होती है, वो भी क्लास 1 सर्विस होती है, जिसको बोलते हैं आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। उसी तरीके से जो एमए इकोनॉमिक्स में होते हैं, उनके लिए भी एक परीक्षा करता है यूपीएससी, जिसको कहते हैं भारतीय इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आईईएस, वो भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होती है। उसके अलावा भारतीय सांख्यिकी की परीक्षा भी करता है वो, इंडियन स्टैटिक सर्विस। उसके अलावा यूपीएससी एनडीए की परीक्षा भी आयोजित कराता है, जिसमें एनडीए के द्वारा लोग आर्मी के ऑफिसर बनते हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। उसके अलावा यूपीएससी अच्छा ज्योग्राफी वाला नहीं है। उसके अलावा यूपीएससी सीडीएस की परीक्षा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसके माध्यम से सेना में लोग अधिकारी बनते हैं, उसकी भी कंडक्ट कराता है। उसके अलावा यूपीएससी अपना आपका मेडिकल, कंबाइंड मेडिकल एग्जाम सर्विस, वो भी कराता है। तो यूपीएससी बहुत सारी परीक्षाएं अखिल भारतीय स्तर की अलग अलग विभागों के भी एक्सपर्ट लोगों की कराता है। लेकिन हम अपनी चर्चा फिलहाल सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं और उसके बारे में क्या प्रोविजन है। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 316। आप लोग पढ़ लेना, एनडीए, सीडीएस, आईईएस की सेवाएं, स्टैटिक सर्विस की सेवाएं, मेडिकल सर्विस की सेवाएं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, मानवेंद्र सिंह राजपूत ने जवाब दिया है कि फॉरेस्ट सर्विस में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी के अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कौन कौन से सब्जेक्ट अलाउ है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सारे सब्जेक्ट अलाउड नहीं है। जैसे हिस्ट्री अलाउड नहीं है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सब अलाउड नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 316, संविधान का अनुच्छेद 316। तो 316 में क्या आता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। तो हम लोग संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। तो इनके जो मेंबर हैं, इनकी नियुक्तियां क्या होगी और इनकी पदावधि क्या होगी। तो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ का आयोग है या संयुक्त आयोग है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और राज्य का आयोग है तो राज्यपाल होगी। तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, इसमें एक अध्यक्ष होता है और उसके अलावा बाकी सदस्य होते हैं, वो मेंबर 8-10 जो भी हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा और उसके जो मेंबर होंगे, वो सारे मेंबर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। और जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। लेकिन अगर किन्हीं 2 राज्यों ने या 3 राज्यों ने मिल करके ये कहा कि हमारा एक ही आयोग बना दो, जिसको कहा संयुक्त आयोग, तो जो जॉइंट कमीशन होगा, जॉइंट कमीशन के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य का, किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं करेगा, उनकी नियुक्ति भारत का फिर राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। संयुक्त जो लोक सेवा आयोग होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए परीक्षा प्रणाली संचालित करते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर? उसके बाद एक और इसमें शर्त है। एक इसमें शर्त यह है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य वो होंगे जो भारत सरकार के अधीन 10 वर्ष से किसी पद पर कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के अधीन जो लोग पिछले 10 वर्ष से कोई पद धारण किए हुए हैं, आधे सदस्य कम से कम उनमें से होंगे, और बाकी जो आधे सदस्य हैं वो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। क्लियर? अब आता है
आगे कि जो सदस्य हैं लोक सेवा आयोग के, मान लीजिए लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यदि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है किसी कारण से, तो जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से ही कोई एक व्यक्ति को राष्ट्रपति अध्यक्ष बना देंगे। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसको चेयरमैन बोलते, प्रेसिडेंट नहीं बोलते। जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग इंग्लिश में चेयरमैन बोलते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। तो जो चेयरमैन है यूपीएससी का, अगर नहीं है तो उस चेयरमैन की जगह पर जो मेंबर होगा उसको बना देंगे। इसमें एक और प्रावधान है कि आप अगर यूपीएससी के अध्यक्ष पद से आप हट जाते हैं तो आप यूपीएससी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद भारत सरकार में कोई और पद ग्रहण नहीं कर सकते, कोई और पोस्ट पर आप नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर यूपीएससी के मेंबर हैं, संघ लोक सेवा आयोग के आप मेंबर हैं, तो मेंबर से आप अध्यक्ष बन सकते हैं। क्लियर। दूसरा, अगर आप संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर हैं तो आप किसी दूसरे जो राज्य है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के भी आप अध्यक्ष बन सकते हैं। किसी जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसके आप अध्यक्ष बन सकते हैं। क्लियर। लेकिन कहीं और आप नहीं जा सकते। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, तो वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। क्लियर। और संघ लोक सेवा आयोग से रिटायर होने के बाद आप भारत सरकार में फिर कहीं किसी जगह पर नियुक्त नहीं किए जा सकते। ये प्रोविजन है संविधान के अनुच्छेद 316 में। तो आप याद रखना कि 316 में क्या क्या प्रावधान है। अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा बनेगा और राज्य लोक सेवा आयोग के जो होगा वो राज्यपाल के द्वारा बनेगा। मेंबर्स और अध्यक्ष लगभग सिमिलर होते हैं और ये लोगों की पदावधि क्या है, 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो 6 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए तब तक अपना पद धारण करेगा। मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर है और 61 वर्ष की उम्र में उसको सदस्य बनाया गया, तो 4 साल बाद वो 65 साल का हो जाएगा। तो उसकी 6 साल की सर्विस नहीं हुई, उससे पहले ही उसको त्याग पत्र देना होगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि आप या तो 6 साल तक अपने पद पर रहेंगे या 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहेंगे, जो भी पहले पूरा हो जाए। अब मान लीजिए कोई आदमी अगर 56 साल की उम्र में बना दिया संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर, तो वो 6 साल तक अपने पद पर रहेगा, क्योंकि जब तक वो 6 साल की सर्विस करेगा उसकी उम्र 62 वर्ष की होगी। तो इसमें 2 प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो मेंबर है वो 6 साल की उम्र या 65 वर्ष की उम्र तक, 6 साल तक या 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहेगा। क्लियर। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसका जो मेंबर है वो 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो जाए तब तक अपना पद ग्रहण करेगा। और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, जो 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए, उसका मेंबर भी 6 साल या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाएगा तब तक अपने पद पर रहेगा। क्लियर। और इसमें एक प्रावधान क्या है जिसकी मैंने चर्चा की थी आर्टिकल 316 में, कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अगर संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त आयोग का, देखिए जो जिसने अपॉइंट किया उसी को अपना रेजिग्नेशन देगा। तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो किसने नियुक्त किया है, राज्यपाल ने, तो वो राज्यपाल के को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष है वो भी राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, तो वो भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, न कि राज्यपाल को। वो भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर के अपने पद से हट सकता है। क्लियर। आगे हम देखते हैं लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए क्या विधि रीति होगी। और एक इसमें प्रोविजन ये है कि कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग के सदस्य का अगर पद धारण कर लेता है तो उसके बाद फिर वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मतलब जैसे अगर आप यूपीएससी के मेंबर बन गए तो यूपीएससी के मेंबर से रिटायर होने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझे सरकार में किसी और पद पर रख लो, नहीं, फिर दोबारा आपको कहीं अपॉइंटमेंट का मौका लाइफ में नहीं मिलेगा। क्लियर। अब अगला प्रोविजन है 317, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 क्या है, वो आर्टिकल है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको किस तरीके से उनके पद से हटाते हैं और उनको निलंबित कैसे किया जाता है। मनीष शर्मा जी का क्वेश्चन है कि सर हिस्ट्री क्लास
दूसरी नहीं हुई, नहीं लिया था क्या? हिस्ट्री की क्लास मनीष जी शाम को 7 बजे होती है हिस्ट्री की क्लास, और हम लोग जो है कल हमने महमूद गजनवी के बारे में चर्चा की थी, आज हम लोग मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। क्लियर? आज हम लोग शाम को इतिहास में चर्चा करेंगे 7 बजे, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत। क्लियर? अभी हम लोग सुबह में संविधान की चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 317 संविधान का अनुच्छेद जो 317 है वो ये बताता है कि जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको किस तरीके से हटाया जाता है और निलंबित करने की क्या प्रक्रिया है। क्लियर? तो पहला प्रावधान ये है कदाचार के आधार पर लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनको कदाचार के आधार पर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जाता है। क्लियर? और ऐसा करने के लिए जब तक उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब तक उसकी जांच नहीं हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाती है और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तभी राष्ट्रपति उसको हटाते हैं। तो एक तरीके से लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना इतना आसान नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की जांच करेगा जो संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर होगा, और जांच करने पर जब भी अगर उसे कदाचार का दोषी पाया जाता है तो ही उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाएगा। क्लियर? आगे जैसा मैंने कहा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके संबंध में राष्ट्रपति हटाएंगे, और जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसके संबंध में राज्यपाल उसको पद से हटाएंगे। लेकिन जो संयुक्त आयोग है, 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसको हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वही कदाचार उसका आधार होगा। और उसके बाद जो संघ लोक सेवा आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में उच्चतम न्यायालय का जो प्रतिवेदन है उसके आधार पर ही उसको हटाया जाएगा। एक और जो प्रावधान है वो ये है कि किसी बात के होते हुए भी यदि लोक सेवा आयोग का यथास्थित अध्यक्ष या कोई सदस्य अगर निम्न में से कोई अगर उसके साथ प्रॉब्लम है तो भी उसको हटाया जाता है। क्या क्या कैसी प्रॉब्लम होनी चाहिए? जैसे दिवालिया हो गया हो, दिवालिया अगर किसी को घोषित कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाएगा। दूसरा, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर जाके सवेतन कहीं वो कहीं, जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है और वो कहीं ONGC में NTPC में कहीं एक पोस्ट पर बैठा हुआ, वहां से भी वेतन ले रहा है, तो उसको उसके पद से हटाया जाएगा। उसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, या शारीरिक रूप से वो अपना कार्य नहीं कर सकता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके पद से हटा सकते हैं। ये भी प्रावधान आर्टिकल 317 में दिया हुआ है। क्लियर? अब आते हैं हम आर्टिकल 318। तो 317 में क्या है, निलंबन की प्रक्रिया और उसको हटाने की प्रक्रिया, वो हमने देख ली। उसके बाद अब हम आते हैं आर्टिकल 318, और आर्टिकल 318 कहता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। तो देखिए सिंपल है, अगर संघ लोक सेवा आयोग है और संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके बारे में जितने भी नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास, क्योंकि संसद ही उनका गठन करती है। तो उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसको विनियमित करना, ये सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सारी सेवा शर्तें बनाने की और कर्मचारी कितने होंगे उन सब के बारे में डिसाइड करने की शक्ति किसके पास है? वो होगी राज्य के विधानमंडल के पास। तो बिल्कुल स्पष्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में संसद और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में विधानमंडल। लेकिन संयुक्त आयोग है तो संयुक्त आयोग में क्या होता है कि उसकी शक्ति संसद के ही पास है, क्योंकि संसद ही उसका गठन करती है, संसद ही उसको बनाती है। तो उनके लिए कर्मचारी कितने होंगे, उसकी शर्तें क्या होंगी इत्यादि का निर्धारण संसद ही कर सकती है, संसद के पास ही ये शक्ति विद्यमान है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम कहते हैं आर्टिकल 319 संविधान का अनुच्छेद 319 ये कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न
रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, यानी प्रोविजन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। अगर कोई मेंबर नहीं रहता है तो पद धारण करने के संबंध में क्या प्रावधान है, ये आर्टिकल 319 में है। और क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। यानी जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो भारत सरकार या किसी भी अन्य सरकार में किसी पद पर नियोजन का पात्र नहीं होगा। तो एक बार अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन तक पहुंच गए तो उसके बाद फिर आपको आगे अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन 319 ये कहता है कि किसी राज्य सेवा का अध्यक्ष, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम कर सकता है, और वही प्रावधान है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 320, लोक सेवा आयोग के कृत्य। लोक सेवा आयोग के काम क्या होंगे, तो चाहे संघ लोक सेवा आयोग है, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग है, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग है, आपने देखा उनके काम क्या होते हैं। सिविल सेवा की और दूसरी परीक्षाओं की भर्ती कराना, उनके लिए शर्तें बनाना, उनके लिए फॉर्म्स निकालना, परीक्षाएं कंडक्ट करना, ये सारे काम आपके होते हैं। अधिकांश लोग आप जानते हैं, तो मेनली इनके काम यही होते हैं। जैसे हम लोगों ने सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य में बात की, लेकिन उसके अलावा और भी सारी जो नौकरी हैं उसके संबंध में भी वो परीक्षाएं कराते हैं, उनके बारे में फॉर्म्स निकालते हैं, उसके बारे में सारे प्रावधान वो करते हैं। जैसे एनडीए है, सीडीएस है, मेडिकल सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, उसके अलावा आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, भूगर्भ सेवा है, स्टैटिक सर्विसेज है। तमाम तरह की पोस्ट निकालना, उसकी परीक्षाएं कंडक्ट कराना, ये सारे काम लोक सेवा आयोगों के माध्यम से किए जाते हैं। केंद्र में संघ के माध्यम से, राज्य में हम देखें तो जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, प्रॉपर पीसीएस के फॉर्म निकालता है, लोअर पीसीएस के फॉर्म निकालता है, उनकी परीक्षाएं कराता है, पीसीएस जे की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, उनके फॉर्म निकालना, उनके इंटरव्यूज लेना, उनको सिलेक्शन करना, ये सारा का सारा काम किसका है, राज्य लोक सेवा आयोग का। तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है, ये सारी सिविल सेवाओं की और दूसरी सेवाओं की भर्तियां निकालना, परीक्षाएं आयोजित करना और भर्ती प्रक्रिया पूरी करके सरकार को अधिकारी बना करके लोगों को सौंप देना कि हमने इनको चयन कर लिया है, अब आप इनसे सेवाएं लीजिए। क्लियर। आगे हम आते हैं आर्टिकल 321, आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 में हम लोग बात करेंगे आज लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों का विस्तार कैसे होता है, जो लोक सेवा आयोग के काम है उनका विस्तार कैसे हो सकता है। तो वैसे तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग ये काम करेगा और राज्य लोक सेवा आयोग ये काम करेगा, लेकिन संसद संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकती है। यानी संसद यदि चाहे तो उनको और दूसरे कार्य भी सौंप सकती है, संसद उसके बारे में प्रस्ताव पारित करके उनके कार्यों का विस्तार कर सकती है। क्लियर। दूसरा, राज्यों के बारे में जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार कर सकती है कौन, विधानमंडल। यानी संबंधित राज्यों के जो विधानमंडल है वो उनके कार्यों का, कार्य क्षेत्रों का विस्तार कर सकते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए अभी इतनी सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करता है, संसद ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि तुम ये परीक्षाएं भी तुम ही आयोजित करो या ये वाले काम भी संघ लोक सेवा आयोग भी करेगा। तो एक तरीके से संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि संसद ऐसे कार्यों में विस्तार कर सकती है जो उसको लगता है कि ये संघ लोक सेवा आयोग को करने चाहिए। क्लियर। ये आर्टिकल 321 में प्रावधान है। उसी तरीके से राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में विस्तार कर सकते हैं। क्लियर। सिंपल सा प्रावधान है संविधान में, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे है लोक सेवा आयोग के व्यय। तो जैसा हमने कहा कि हम तीन तरह के आयोग की चर्चा कर रहे हैं। पूरे भारत के लिए संघ लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, और दो या दो राज्य से अधिक राज्य मिलकर के अपने लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बनवा सकते हैं। तो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो इनका जो खर्चे हैं, इनका जो व्यय है, उनके जो अधिकारियों को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, उनके मेंबर्स को, उनके अंदर जो स्टाफ है उसके सारे खर्चे, स्टेशनरी ऑफिस खर्चे, ये सारे जो खर्चे होंगे
ये कहाँ से होंगे, ये व्यय के लिए राशि कौन देगा? तो संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में वह राशि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से व्यय की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भारत सरकार के 3 अकाउंट होते हैं, 3 फंड होते हैं, 3 निधियां होती हैं। पहली संचित निधि जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरी लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट फंड, और तीसरा आकस्मिक निधि। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं संवैधानिक खर्चे, अधिकांश जो संवैधानिक खर्चे हैं वो संचित निधि से ही किए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्यों के वेतन भत्ते और वो सारे जो व्यय है वो सारे व्यय कहाँ से होंगे? भारत की संचित निधि से। और संचित निधि में क्या शामिल होता है? जो करों से और जो ऋण लेकर के जो ऋणों की वापसी से इत्यादि से जो आय प्राप्त होती है वो संचित निधि में रखी जाती है, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले ही। दूसरा, इसी तरीके से राज्य होते हैं, तो राज्यों के पास भी अपनी अपनी संचित निधियां होती हैं, राज्य स्तर पर जो कर लगते हैं वो इत्यादि के माध्यम से। तो राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके जो व्यय होंगे वो व्यय राज्य की संचित निधि से किए जाएंगे। अब एक सवाल ये आता है कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग दोनों राज्यों के बीच में वो उसको अनुपात के हिसाब से बांट दिया जाएगा कि इतना पेमेंट तुम करोगे, इतना पेमेंट तुम करोगे। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ प्रावधान विशेष हैं कि उसका अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करेंगे, हटाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन उसके जो वेतन भत्ते हैं इत्यादि हैं वो सारे के सारे कहाँ से होंगे? उनके वेतन भत्ते इत्यादि जो व्यय होंगे वो राज्यों की, संबंधित राज्यों की संचित निधियों से वो दिए जाएंगे, पेमेंट उनका किया जाएगा। क्लियर? आगे हम आते हैं आर्टिकल 323, संविधान का अनुच्छेद 323, 323, आर्टिकल 323। तो आर्टिकल 323 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अब क्या होता है कि जो भी लोक सेवा आयोग हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग है, या चाहे वो संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकते हैं, तो इनको हर साल अपनी एक रिपोर्ट बना के देनी होती है। क्या बना के देनी होती है? रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, जैसे आपने सुना होगा आवेदन, हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो उसको बोलते हैं आवेदन, एप्लीकेशन। और उसी तरीके से रिपोर्ट को कहते हैं हिंदी में प्रतिवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है और वह रिपोर्ट वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, और वह जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उसी प्रकार से राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है वो प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट बनाता है, और उसका जो वार्षिक प्रतिवेदन है, अगर किसी राज्य में 2 सदन है, विधानमंडल और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों पटलों पर रखवाई जाती है। और किसी राज्य में यदि केवल विधानसभा ही एकमात्र सदन है तो विधानसभा के पटल पर राज्यपाल उस रिपोर्ट को रखवाते हैं। संयुक्त जो आयोग होते हैं उनकी रिपोर्ट संबंधित राज्यों के विधानमंडल के पटलों पर रखी जाती हैं। तो ये आपने समझा? क्लियर? ये है प्रावधान 323 में। तो आज की जो हमारी चर्चा में हमने लोक सेवा आयोग के बारे में ही चर्चा की कि लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, इनके बारे में, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट कमीशन, इनके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं और उन प्रोविजंस के बारे में संविधान में क्या क्या उपबंध है उसकी चर्चा हम लोगों ने की। हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 308 से, और अभी हम लोग आ गए आर्टिकल 323। तो मुझे लगता है कितने आर्टिकल कर लिए हम लोगों ने? 16 आर्टिकल हो गए लगभग, 16 आर्टिकल। एक दिन के लिए पर्याप्त है, एक दिन में हम 15-16 ही आर्टिकल करते हैं। तो आज के लिए हमारे ये आर्टिकल पर्याप्त है। मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि आज के जो आर्टिकल हैं वो सिंपल थे। आज के जो प्रोविजन है वो बहुत टफ नहीं थे, वो मुझे लगता है सभी को समझ में आए होंगे। और आज का जो हमारी जो सेशन है ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। यहाँ से, क्योंकि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा को कौन कंडक्ट कराता है, उसके लिए क्या, कौन सी संस्था है, उसकी पावर्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा पूछी जाएंगी। क्लियर? सो मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, और जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है उसको इंग्लिश वर्जन भी, ठीक है। तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स की हमने बात की थी। उसमें क्या था? आर्टिकल 308 दैट वाज इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या थी किसकी? राज्य की। और राज्य की व्याख्या के बारे में हमने बताया था कि पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, नाउ जम्मू कश्मीर क्या है? अब स्टेट नहीं है, दैट इज यूनियन टेरिटरी। सो जम्मू कश्मीर अब उसकी परिभाषा से बाहर हो गया है। क्लियर?
दूसरा जो आर्टिकल था आर्टिकल 309, दैट वाज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन सर्विंग एज द यूनियन और स्टेट। तो राज्य की जो सेवाओं में जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उनकी शर्तें क्या होंगी, उनके भर्ती कैसे होगी, इसके बारे में आर्टिकल 309 में था। और वो मैंने आपको बता दिया था कि इसके संबंध में संसद यूपीएससी के बारे में और जो विधानमंडल है वो राज्यों के बारे में अपने कानून और अपने नियम और अपने रेगुलेशन बना सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 309। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 310। उसमें क्या था, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। तो जो लोग ऐसे कमीशन में जो कार्य करेंगे उसकी पदावधि क्या, ऐसी जो सेवाओं के माध्यम से जो लोग आएंगे, पब्लिक सर्विस के माध्यम से जो लोग आएंगे उनकी पदावधि क्या होगी। तो जैसा मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करेंगे जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 311 में हमने चर्चा की थी कि जो सिविल सेवा के जो ऑफिसर्स हैं उन सिविल सेवा के ऑफिसर्स के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है। तो वो एक तो वही है कि जिसने अपॉइंट किया उससे नीचे की अथॉरिटी उसको हटा नहीं सकती है, और दूसरा पूरी जांच करने के बाद ही उनको उनके पद से हटाया जाएगा। दैट वाज आर्टिकल 311। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 312 जो है ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, अखिल भारतीय सेवाएं। तो मैंने कहा था कि 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा कुल जो सदस्य उपस्थित हुए हैं उसके 2/3 मेजोरिटी से यदि कोई संकल्प प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। दैट इज आर्टिकल 312, संविधान का अनुच्छेद 312। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 313, संविधान के अनुच्छेद 313 के बारे में, और उसमें थे ट्रांजिशनल प्रोविजन, मतलब संविधान लागू होने से पहले जो चीज़ें चली आ रही थी अगर संविधान में कहीं उसका स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है तो वो चलती रहेंगी, यानी जो ट्रांजिशनल जो प्रोविजन थे वो चलते रहेंगे। क्लियर। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 314। तो आर्टिकल 314 क्या है, निरसित, वो संविधान में अब नहीं है, उसका कोई प्रोविजन अब नहीं है। उसके बाद हमने बात की थी कि यूपीएससी क्या होता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसके बारे में हमने आर्टिकल 315 में बात की थी, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, कि संघ के लिए कौन बनाएगा, पार्लियामेंट प्रोविजन करेगी, राज्य के लिए कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। और बाकी उसके बारे में सारे प्रोविजन हमने चर्चा की हुई थी कि 2 राज्य अगर चाहें तो उनके लिए जॉइंट कमीशन भी बनाया जा सकता है। उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस मेंबर्स। जो कमीशन होते हैं उस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो कमीशन के मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कब तक वो अपने पद पर रहते हैं इत्यादि के बारे में, और उनको कौन अपॉइंट करता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी आर्टिकल 316 में। उसके बाद हम आगे थे आर्टिकल 317, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो मेंबर्स हैं उनको कैसे हटाया जाएगा और सस्पेंशन उनका कैसे होगा, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 318 में पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। किसी भी कमीशन के जो मेंबर हैं उनके मेंबर्स के लिए शर्तें क्या होंगी और जो कर्मचारी होंगे उनको नियुक्ति भर्ती इत्यादि कैसे होंगी। क्लियर। तो उसके संबंध में हमने चर्चा की थी कि संसद और राज्य के जो लोक सेवा आयोग, राज्य के जो विधानमंडल है वो अपने अपने संबंधित कमीशन के बारे में ये प्रावधान कर सकेंगे। चलिए, उसके बाद था आर्टिकल 320। तो वो ये था कि लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या होंगे। लोक सेवा आयोग का मतलब आप ये भी समझना कि केंद्र के लिए है तो हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। और राज्यों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, राज्यों के बारे में क्या, राज्य लोक सेवा आयोग। तो उस राज्य लोक सेवा आयोग के लिए उसके कार्य क्या होंगे। तो मैंने कहा विभिन्न तरह की परीक्षा की भर्ती करना, फॉर्म निकालना, ये सारी चीज़ें, अपनी प्रतिवेदन देना इत्यादि सारी चीज़ों का काम इनका होगा। केंद्र के लिए अगर देना है भारत की संसद के लिए तो यूपीएससी देगा, और राज्यों के लिए देना है तो राज्य का स्टेट सर्विस कमीशन देगा। क्लियर। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 321, दैट इज पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर केंद्र सरकार को लगता है, पार्लियामेंट को लगता है तो यूपीएससी के कार्यों को बढ़ा सकती है, और किसी राज्य को लगता है तो राज्य का विधानमंडल भी राज्य के लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार कर सकती है। दैट इज द सिंपल प्रोविजन वी हैव डिस्कस्ड इन आर्टिकल 321। नेक्स्ट हमने बात की थी आर्टिकल 322, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो पीएससी हो, उनके जो
एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से दिए जाएंगे, उनके लिए वेतन और इत्यादि जो खर्चे हैं वो पेमेंट कौन करेगा। तो अगर यूपीएससी है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। और यदि वो जॉइंट कमीशन या किसी राज्य का लोक सेवा आयोग है तो उसके एक्सपेंसेस उस राज्य की या संबंधित राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड से पे किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमने बात की थी आर्टिकल 323 की। उसमें कहा था कि रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो चाहे यूपीएससी है, चाहे पीएससी है यानी, या चाहे जॉइंट कमीशन है, ये सारे के सारे कमीशन एवरी ईयर दे विल प्रिपेयर रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे। अगर यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के जो पटल है उस पर रखवाते हैं। और जो स्टेट सर्विस कमीशन या जॉइंट कमीशन है, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कंसर्निंग गवर्नर्स को यानी राज्यपालों को। और वो राज्यपाल वो रिपोर्ट्स अगर किसी राज्य में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो उनके पटल पर रखवाएंगे। अगर किसी राज्य में केवल एक ही सदन है, विधानसभा, भारत में अधिकांश राज्यों में विधानसभा ही हैं, तो उसके पटल पर रखवाएंगे। तो मुझे लगता है हमने रिवीजन भी कर लिया आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक। तो कुल मिलाकर के 16 आर्टिकल की हम लोगों ने आज बात की। क्लियर। एक दिन के लिए हम 10-15 आर्टिकल करते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 311, 3012, 3015, 311, 312, 315, 311, 312 एंड 315। ये आप लोग याद करके रखना, ये बहुत काम के हैं, बहुत काम आते हैं। ये कई बार घुमा के पूछे जाते हैं, बहुत बार आए हैं। और हर 1-2 साल में जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें यहाँ से सवाल आते रहते हैं। और ख़ास करके जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका संबंध ही उससे ही है। जो आपकी पेरेंटल बॉडी है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसके बारे में जानना आपका दायित्व है। और रिटन एग्जाम्स में भी कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि क्या क्या शर्तें इनके बारे में होती हैं। जैसे जॉइंट कमीशन की हमने बात की, तो जॉइंट कमीशन को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन काम किसके लिए करेगा, वो राज्यों के लिए। जॉइंट कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। क्लियर। तो कुछ ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। कल शाम का सेशन आप लोगों ने देखा होगा इतिहास के ऊपर। हम लोगों ने कल बहुत सारी बातें की थी शाम के इतिहास के सेशन में। आज हम उससे भी बड़ी बड़ी बातें बताएंगे आपको शाम का जो हिस्ट्री का सेशन होगा। और आज के सेशन में हम केवल यही 16 आर्टिकल तक अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम लोग कविता की तरफ आएंगे। और अच्छा, हमारे बीच में कई सारी कविताएं भेजी हैं आज लोगों ने। कई सारी कविताएं आज हमारे बीच में आई हुई हैं, उनको हम आपके सामने रखेंगे। और किसने कविताएं भेजी हुई हैं। आयुष्मान लोधी, उनकी एक कविता है। लोधी लाला भैया सिंह, उनकी एक कविता है। और उसके अलावा BS राजपूत साहब की एक कविता है हमारे पास। और BS राजपूत साहब की कविता है। और एक नीरज उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करते हैं, उनकी कविता है। तो दिनेश श्वेता सिंह का क्वेश्चन है कि जिला अधिकारी किसी राज्य में अगर कार्य करता है तो उसका वेतन कौन देगा। जिला अधिकारी क्योंकि सीधे राज्यपाल के अधीन है, उस मुख्यमंत्री के अधीन है, इसलिए उसका वेतन उस राज्य की सरकार देगी। क्लियर। जिस राज्य के लिए आप सेवाएं दे रहे हैं, अगर भारत सरकार के लिए आप सेवाएं दे रहे हैं तो भारत सरकार आपका वेतन देगी। अगर आप किसी राज्य के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो राज्य आपकी सेवा देगा। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, उदाहरण के रूप में मेरी जो नियुक्ति है, अभी मैं भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मान लीजिए कल को अगर मेरी इच्छा होती है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जाकर के डेपुटेशन पे अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में या किसी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी निगम में मैं जाकर के अपनी सेवाएं देना चाहता हूं डेपुटेशन पे, मान लीजिए एज ए डेप्टी सेक्रेटरी या किसी और पोस्ट पर। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ हो जाएगा तो तब मेरा वेतन इत्यादि वो सरकार देगी, वो राज्य सरकार देगी। और जब मैं भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं तो भारत सरकार मेरे लिए वेतन इत्यादि देगी। क्लियर। सो आज हम लोगों के पास समय है, क्योंकि हमने सेशन छोटे छोटे थे तो जल्दी कर लिए। और आज हम लोग 4 कविताएं लेने वाले हैं।
कविताओं का आनंद लीजिए। आज आप लोग, समय बच गया है तो कभी कभी कविता नहीं हो पाती है। तो शुरू करेंगे हम आज की कविता। लोधी लाला भैया सिंह पन्ना, उसके बाद BS राजपूत साहब महाराष्ट्र, और उसके बाद नीरज उत्तर प्रदेश पुलिस। तो हम 3 प्रदेशों की कविताएं लेंगे। एक कविता मध्य प्रदेश से आएगी आज, एक कविता महाराष्ट्र से आएगी, और एक कविता आज हमारे बीच में आएगी यूपी से, उत्तर प्रदेश से। क्लियर? चलिए शुरू करें साहब। तो सबसे पहले लेते हैं लोधी लाला भैया सिंह। आप इंजीनियर हैं, पन्ना मध्य प्रदेश। उनकी कविता हम आपके बीच में रखेंगे, और कविता का शीर्षक है अशिक्षा का प्रभाव। कविता का शीर्षक है अशिक्षा का प्रभाव। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज हमारी कविता में महाराष्ट्र भी आएगा, MP भी आएगा, UP भी आएगा, तीनों राज्य हम शामिल करेंगे। चलिए, तो लोधी लाला भैया सिंह पन्ना मध्य प्रदेश से, उनकी कविता है, छोटी सी कविता है, अशिक्षा का प्रभाव। क्या है कविता? जब तक समझ नहीं शिक्षा की, जब तक समझ नहीं शिक्षा की समझाना मुश्किल हो रहा है। जब तक समझ नहीं शिक्षा की समझाना मुश्किल हो रहा है। तर्क वितर्क का सामना धर्मांधता और पाखंड से हो रहा है। कोई बात करे शिक्षा की तो 2-4 लोग ही आते हैं। कोई बात करे शिक्षा की तो 2-4 लोग ही आते हैं। लग जाता है हुजूम जनता का जब नाच गाना कहीं होता है। लग जाता है हुजूम जनता का जब नाच गाना कहीं होता है। ये बहुत अच्छा व्यंग भी है और एक बहुत बड़ा सबक भी है कि अशिक्षा किस तरीके से लोगों को आकर्षित करती है और शिक्षा के प्रति लोग क्यों निकल करके नहीं आते हैं। क्लियर? आगे, कोई पैदल तो कोई गाड़ी से जाने को बेचैन हो रहा है। कोई पैदल तो कोई गाड़ी से जाने को बेचैन हो रहा है। तर्क वितर्क का सामना धर्मांधता और पाखंड से हो रहा है। हमने खुद देखा है लोगों का अशिक्षापन। मन में ईर्ष्या द्वेष है तो बाहर है अपनापन। मन में ईर्ष्या द्वेष है तो बाहर है अपनापन। करते हैं गप्पे बेमतलब चौपालों पर। मेहनत का पैसा पूजा पाठ में खो रहा है। तर्क वितर्क का सामना धर्मांधता और पाखंड से हो रहा है। कुछ अपना कहकर लूट जाते, कुछ गलती का फल पाते हैं। कुछ गलती का फल पाते हैं। सुधार नाम की रोटी देकर कुछ निज स्वार्थ साध जाते हैं। अलख जगाई है आपने शिक्षा की, हमें अब आभास हो रहा है। अलख जगाई है आपने अब शिक्षा की, हमें आभास हो रहा है। तर्क वितर्क का सामना धर्मांधता और पाखंड से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। इंजीनियर साहब लोधी लाला भैया सिंह, आप इंजीनियर हैं पेशे से और मध्य प्रदेश में हैं आप। बहुत अच्छी कविता आपने भेजी। उसके बाद आगे हम कविता लेंगे महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र की कविता हमें भेजी है BS राजपूत साहब, जो स्टेशन मैनेजर हैं खंडाला, जो एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर। तो उनकी कविता हम आपके बीच में रखेंगे। और ये सारी कविताएं स्वरचित हैं, जो भी कविताएं हैं वो स्वरचित हैं। और ये आपने जो कविता भेजी है गणपति के त्योहार के ऊपर, गणपति उत्सव के ऊपर कविता भेजी है इन्होंने। BS राजपूत साहब ने गणपति त्योहार का उद्देश्य, ये रेलवे में है आप, गणपति के पर्व की रेलवे में मनाने की चल रही तैयारियां, लोकमान का उद्देश्य सार्थक हो तभी हो जय जयकारियां।
भारत के अंदर मुख्य समस्या है जनसंख्या और एड्स। भारत के अंदर मुख्य समस्या है जनसंख्या और एड्स। इन समस्याओं को भारत से मिटा के ही दम लेंगे हम सब फ्रेंड्स। एड्स के बारे में लगभग सभी जानते हैं लोग, फिर भी अनैतिक संबंध बनाते हैं लोग। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है करना अच्छे आचरण, जानते हुए भी अनजान बनकर जन करते हैं दुराचरण। एड्स के विरुद्ध हम सभी को अभियान चलाना है, गणपति त्योहार को मनाते हुए इस बुराई को मिटाना है। एड्स की कुछ नहीं है दवा और फल है मौत, जैसे एक औरत की दूसरी होती है सौत। अंत में श्री गणेश के श्री चरणों में शीश नवाता हूँ, सबको सद्बुद्धि सबको श्री दे यही ध्याता हूँ। कहें BS राजपूत खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं गणपति त्योहार, आपस में सब एक दूसरे से करें मधुर एवं शिष्ट व्यवहार। ये स्वरचित कविता हमको भेजी है BS राजपूत साहब, स्टेशन मैनेजर खंडाला महाराष्ट्र से। और अब हम लोग यूपी पुलिस के हमारे जवान नीरज राजपूत जी की कविता हम आपके बीच में रखेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पुलिस वाले भी कविता लिखते हैं। नीरज को समय कहाँ से मिला? तो चलिए, नीरज राजपूत, वर्तमान में आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में जिला मैनपुरी में है। और एक छोटी गुदगुदाती सी हुई कविता उन्होंने भेजी है। कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे। देखिए, जो पुलिस वाले होते हैं इनके अंदर हमेशा दर्द होता है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि सबसे कठिन हालातों में, सबसे कठिन परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं पुलिस में। क्योंकि हम जो लोग हैं, हमारी सबकी ड्यूटियां 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे हो जाती है, लेकिन हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन जो पुलिस के जवान होते हैं, इनका आपको ड्यूटी आवर्स पता नहीं है। कभी कभी इनको 15-15, 16-16, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। कभी कभी इन लोगों को खड़े खड़े ड्यूटी करनी पड़ती है, कभी इनको धूप में। तो पुलिस के बारे में आप लोगों की कुछ भी राय हो, लेकिन आप याद रखिए कि आज अगर जो व्यवस्था बनी हुई है, आज इतने बड़े स्तर पर लॉकडाउन का अगर पालन हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो पुलिस के द्वारा ही किया जा रहा है। तो हमेशा पुलिस के लिए आपके मन में सम्मान होना चाहिए। और जैसे हालातों में ये लोग काम करते हैं, जैसी परिस्थितियों में, एक बहुत बड़ी बात है। तो सभी पुलिस वाले भाइयों के लिए समर्पित नीरज राजपूत उत्तर प्रदेश पुलिस की ये कविता। कभी सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे, कभी सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे, छुट्टियां तो होंगी पर मना नहीं पाएंगे। देखा है आप लोगों ने कि छुट्टियां सी ही चल रही हैं, लेकिन छुट्टियां नहीं मना सकते आप। ये नहीं कि मनाली घुमाओ या शिमला चले जाओ, घरों में ही बंद हैं, लेकिन छुट्टियां मनाने आप बाहर नहीं जा सकते। कभी सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे, छुट्टियां तो होंगी पर मना नहीं पाएंगे। आइसक्रीम का मौसम होगा, आइसक्रीम का मौसम होगा पर खा नहीं पाएंगे। रास्ते खुले होंगे पर कहीं जा नहीं पाएंगे, रास्ते खुले होंगे पर कहीं जा नहीं पाएंगे। जो दूर रह गए हैं उन्हें, जो दूर रह गए हैं उन्हें बुला नहीं पाएंगे, और जो पास हैं उनसे हाथ मिला नहीं पाएंगे, और जो पास हैं उनसे हाथ मिला नहीं पाएंगे। जो घर लौटने की राह देखते थे, जो घर लौटने की राह देखते थे, वो घर में ही बंद हो जाएंगे। जिनके साथ वक्त बिताने को तरसते थे, उनसे अब ऊब जाएंगे। जिनके साथ वक्त बिताने को तरसते थे, उनसे अब ऊब जाएंगे। क्या है तारीख कौन सा बार, क्या है तारीख कौन सा बार, ये भी भूल जाएंगे। कई लोगों को नहीं पता कि डेट क्या है, दिन क्या है, क्यों घर में पड़े हुए पता ही नहीं चल रहा है। क्या है तारीख कौन सा बार, ये भी भूल जाएंगे। कैलेंडर हो जाएंगे बेमानी, कैलेंडर हो जाएंगे बेमानी, बस यूं ही दिन रात बिताएंगे। साफ हो जाएगी हवा पर, साफ हो जाएगी हवा पर,
चैन की सांस न ले पाएंगे। साफ हो जाएगी हवा पर चैन की सांस न ले पाएंगे। नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट, नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट, चेहरे मास्क से ढक जाएंगे। वाह क्या बात है। नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट, चेहरे मास्क से ढक जाएंगे। खुद को समझते थे बादशाह, खुद को समझते थे बादशाह, वो मदद को हाथ फैलाएंगे। क्या सोचा था कभी ऐसे भी दिन आएंगे, क्या सोचा था कभी ऐसे भी दिन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छी कविता आपने समसामयिक और ख़ास करके कोरोना के प्रसंग में आपने भेजी। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और BS राजपूत साहब ने कहा है कि चने हैं लेकिन दांत नहीं, दांत है तो चने नहीं। समय मिला है तो समय को एंजॉय करने के लिए आपके पास जाने की अनुमति नहीं है। तो बहुत सुंदर कविता, 3 लोगों की कविता हमने आज रखी। और भी कविता भंडार में है, धीरे धीरे आएगी वो निकल करके, एक एक करके हम उनको सुनाएंगे। तो मुझे लगता है आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत सरल भी रहा, बहुत सहज भी रहा और सबको लगभग एक एक बात समझ में आई होगी, एक एक आर्टिकल भी समझ में आया होगा। और यदि आप एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद इस सेशन को दोबारा सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और कहीं से भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में या कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके सवालों का आंसर देने में। क्लियर। सो चलिए आप सब लोग जुड़े इस परिचर्चा में और काव्य पाठ भी हमने किया और लगभग आज हमारा जो सेशन है वो तय समय से लगभग 10 मिनट या 8 मिनट अभी पहले ही हो गया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी लंबा भी खिंच जाता है। तो चलिए आज का सेशन अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने दीपक राजपूत को नीरज जी वाली कविता चाहिए तो आप इसी वीडियो को सुन के लिख लेना। रविंद्र राजपूत की भी कविता मेरे पास है। रविंद्र जी आज की आपकी कविता में सर्च करता हूं कहां पेंडिंग में है। अरे विद्या मौसी जी ने कहा है पानी पी लीजिए। क्लियर। सो रविंद्र जी की कविता को मैं ढूंढता हूं कहां है। मैंने कविता के लिए आप लोगों को एक अलग से वो दिया हुआ है नंबर, उस पर आप भेजा करें तो वो थोड़ा सही रहता है। और चलिए तो देखिए मेरे जो सेशन है इस सेशन के अंतिम भाग में हमेशा कविताएं होती हैं 2 या 3। तो आप लोग अगर थोड़ा मेहनत करें तो यू कैन कंपाइल ऑल दीज पोएम्स। आप इन सारी कविताओं को रखते जाइए और एक भंडार हमारे पास हो जाएगा बहुत अच्छा। और इससे एक और चीज़ क्या होती है कि एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिल रही है लोगों को अपनी रचनात्मकता दिखाने की, प्रेरणा मिल रही है हम लोगों को अपनी रचनात्मकता दिखाने की। देखिए मैंने कहा ना लोगों के अंदर बहुत टैलेंट, बहुत योग्यता होती है, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है। और एक जनमानस में कुछ लोगों ने जो एक गलतफहमी फैला रखी है ना, अरे साहब वो तो फलाने बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वो तो बड़े विद्वान आदमी हैं। अरे भैया उनका तो ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ गुण दिया है, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता होती है। हमें हर व्यक्ति का, चाहे वो कितना ही बड़ा है चाहे कितना ही छोटा है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो भी ईश्वर की ही कृति है। तो उसके अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई योग्यता जरूर होगी। कभी कभार क्या होता है कि हुनर सबके पास होता है, तो टैलेंट है, हुनर है, वो हर किसी के पास होता है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। यानी हर व्यक्ति की योग्यता है, जो उस योग्यता को दिखाता है वो छप जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं, जान जाते हैं। जो नहीं दिखाता उसका छिप जाता है, उसे कोई देख नहीं पाता। तो हर किसी के बीच में योग्यता होती है और योग्यता को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप सहज हो जाइए, मतलब बहुत सहजता से आप बात करिए, लोगों से बड़े विनम्र तरीके से, सिंपल साधारण तरीके से बात करिए। तो उससे क्या है, उनका हौसला बढ़ता है। और जब लोगों का हौसला बढ़ता है ना, तो एक साधारण सा किसान आदमी बहुत अच्छी कविता और सुना सकता है, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन हम क्या है, कई बार लोग देखा है समाज में ना, एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि अरे मैं उनके सामने बोलूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को अगर लोगों की योग्यता बाहर निकाल के लानी है तो उनके साथ मित्रवत हो जाइए, उनके साथ सहज हो जाइए, बिल्कुल सरलता से। आपको ये लगे कि हम उनके जैसे हैं और उन लोगों के अंदर कभी ये फीलिंग नहीं आए कि फला आदमी बड़ा है। वो उसको भी लगना चाहिए कि साहब मेरे बराबर के हैं
और इनको अगर मैं सुनाता हूँ या इनको कोई भी मैं अपना हुनर बताता हूँ तो इनको इससे आनंद मिलेगा। तो ऐसा जब सरल माहौल हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों की योग्यताएं हम लोग बाहर निकाल के लेके आ पाते हैं। और यही देखिए समस्याएं नहीं है, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या कह रही है कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने बाकी लोगों को इंसान नहीं समझा, उनके हुनर उनके टैलेंट की कभी कदर नहीं की। उनको ये लगा हम ही ज्ञानी है, हम ही विदेश नीति बनाएंगे, हम ही अर्थनीति बनाएंगे, हम ही सब जानते हैं, हम ही किताबें लिखेंगे, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों ने क्या है कि जन सामान्य जो होता है, जिस जन सामान्य के पास अथाह शक्ति होती है, उसकी योग्यता को बाहर नहीं आने दिया, उनको सहज माहौल नहीं देने दिया। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब मंच होते हैं तो उन मंचों पर बड़े बड़े वक्ता आके बोल जाते हैं, नेता बोल जाते हैं, अधिकारी प्रोफेसर बोल जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठा हुआ एक मजदूर या एक गांव का जब किसान आता है किसी कार्यक्रम में तो वो बोल नहीं पाता, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। और हम कभी ऐसा प्रयास भी नहीं करते कि हम उसको मौका दें कि भाई आप भी अपनी बात रखो। इस कारण से बेचारे उसके मन में क्या था, वो उसके पास क्या विचार थे, वो अपने विचार नहीं रख पाता और फिर वो कुंठित हो जाता है, उसके अंदर एक निराशा का भाव पैदा हो जाता है। ये कमी हम लोगों की तरफ से होती है। हम लोगों को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि एक साधारण से साधारण आदमी भी उसी तरीके से अपनी बात कहे जिस तरीके से कोई विशिष्ट कहता है, उसको कंफर्टेबल फील हो, उसको महसूस हो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बोल सकता हूँ और हो सकता है मेरी भाषा उतनी अच्छी ना हो लेकिन मेरे भाव तो शुद्ध हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को निरंतर करते रहनी चाहिए। तो चलिए साहब, आप लोगों ने समय दिया और अब हमारी चर्चा लगभग पूरी हो गई। इन्हीं बातों के साथ में शाम को इतिहास पर आप आइए और इतिहास में इतिहास ही रचा जा रहा है। इतिहास को आप समझ लेंगे तो इतिहास बना ले जाएंगे। मैं मतलब आप लोगों से इतना ही आपके लिए भविष्य की जो उम्मीद है वही दिखा सकता हूँ कि इतिहास को अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे तो आप इतिहास बना लेंगे। हो सकता है 5 साल लगें, 10 साल लगें, 15 साल लगें, 20 साल लगें, लेकिन आने वाली जनरेशन इतिहास ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। शाम को आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।